नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं CIP मॉडल। CIP मॉडल ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है CIP मॉडल है, जो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग। CIP को क्या लिखेंगे, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ लर्निंग। अभी देखिए, आपको पता ही है जो अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा है, जो मेमोरी कितने प्रकार की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन जो ये एक अलग ही मेमोरी पर काम करती है, जो CIP मॉडल है उसके अकॉर्डिंग है, जो हमारे पास एक वर्किंग मेमोरी भी अवेलेबल होती है। वर्किंग मेमोरी का क्या काम होता है, वर्किंग मेमोरी हमारे जो कॉग्निटिव लोड को बियर करती है। कॉग्निटिव लोड में सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उनको लोड करने का काम करती है। इसका जो क्या कमी है इस वर्किंग मेमोरी के अंदर, कमी भी लगा लीजिए आप, कुछ भी कह सकते हैं इसको, इसके अंदर है जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अपने एग्जाम्स के अंदर लिखेंगे, तो कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द वर्किंग मेमोरी के ऊपर काम करती है और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ, एंड बियर्स द कॉग्निटिव लोड को बियर करती है। तो इसका जो क्या क्या काम होता है, किसका, वर्किंग मेमोरी का क्या काम होता है। वर्किंग मेमोरी है जो सबसे पहले इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, इनकमिंग जो हमारे पास जो आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करेगी। उसके बाद उस इनकमिंग इन्फॉर्मेशंस को, मतलब जो उस इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करेगी LTM के अंदर, ठीक है। और LTM से जब हमें उसको ज़रूरत होगी, जब हमें उसकी नीड होगी, तो उसको रिट्रीव करेगी, देन रिट्रीवल करना। तो ये है जो वर्किंग मेमोरी का काम है अकॉर्डिंग टू CIP मॉडल, ठीक है। लेकिन जो CIP मॉडल क्या कहता है हमारे पास है, जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग है, जो ह्यूमन ब्रेन किसकी तरह काम करता है, कंप्यूटर की तरह। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ह्यूमन ब्रेन वर्क सिमिलर टू द कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के अंदर जैसे हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कोडिंग हो गई, मतलब कोडिंग नहीं, लैंग्वेज जो कंप्यूटर की होती है वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है जो हम उसको इन्फॉर्मेशन, इट मीन इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है प्रोसेसिंग करने के बाद। तो ऐसे ही है जो ह्यूमन का ब्रेन काम करता है। ह्यूमन ब्रेन है जो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है, फिर उसको स्टोर करता है और उसको रिट्रीव करता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, इट्स स्टोरेज एंड रिट्रीवल इज डन बाय द ब्रेन द सेम वे एज द कंप्यूटर डज, बाय चेंजिंग द फॉर्म एंड द कंटेंट ऑफ द एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिस्पॉन्ड टू सच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो जनरेटेड। और इन्फॉर्मेशन को एक्वायर, स्टोरेज और प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट जनरेट करके देता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है। नेक्स्ट वन मोर थिंग जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमें जो इसी के अंदर जो पता होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की डेवलपमेंट किस प्रकार होती है। अभी मेमोरी की डेवलपमेंट है जो दो तरीके से होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। अभी क्वालिटी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन हो रही है, हम कितनी ज़्यादा और कितनी कम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी है इन्फॉर्मेशन की, वो चेंज होती रहती है मैच्योरिटी के साथ। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी छोटे बच्चे को अगर हमें जो अभी टेबल याद करवाने लग जाए तो वो हो सकता है 2 की टेबल कर लेगा, 3 की कर लेगा। लेकिन हम है जो 5th या 6th स्टैंडर्ड के बाद है जो किसी बच्चे को याद करवाने की कोशिश करे, तो वो क्या करेगा, 2 से लेकर उनको जो अप्रोक्सीमेट है जो 10 तक, 12 तक, आजकल तो 20 तक, मतलब 20 तक है जो वो टेबल याद कर पाते हैं बच्चे। तो ये क्या है, क्वालिटी भी वहाँ पर इम्प्रूव हुई और क्वांटिटी भी वहाँ पर इम्प्रूव हुई है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी है जो इन्फॉर्मेशन की वो मैच्योरिटी के साथ चेंज होती रहती है। इसलिए नए एक्सपीरियंस के साथ है जो क्वालिटी और क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन की चेंज होती रहती है। अभी किसी ने केला नहीं खाया है अभी तक, ठीक है, तो उसको क्या हो, केला खाना उसके लिए नया एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन की जो वहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि उसने उससे पहले हो सकता है सेब खाया हो सकता है अंगूर खाए हों। अब उसने केला खाया तो वहाँ पर क्या हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी उसके ब्रेन के अंदर। तो ये वो किसके साथ हुई है, नया एक्सपीरियंस मिला है उसको, नई है जो विद द मैच्योरिटी के साथ है, जो ऑफ द इंडिविजुअल सबकी अलग अलग होती है। और दिसी चेंज को है जो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी कहा जाता है। फ्लेवल एट ओल ने 2002 के अंदर क्या कहा कि भी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी है ना, वो किसके साथ होती है, टेक प्लेस विद द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी होती है बच्चे के अंदर, एक्सपीरियंस, नॉलेज
डेवलपमेंट, अब नॉलेज डेवलपमेंट के अंदर क्या कहा उसने, इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब जो व्यक्ति है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी उसके अंदर इंक्रीज हो जाए, उसका मतलब उसकी नॉलेज डेवलपमेंट हो गई, और नॉलेज डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी। ओके अब इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया हमारे पास। उसके बाद मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन के अंदर क्या आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूरल वर्क, लर्निंग न्यू एमरजेंट कंसेप्ट। तो ऑल दीज डेवलपमेंट इन द मेमोरी काज चेंज इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये सभी जो डेवलपमेंट जो चेंजेस आ रहे हैं मेमोरी की जो क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर, जो स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है विद मैच्योरिटी के साथ, ये सभी क्या होती है, डेवलपमेंट इन मेमोरी होती है। अभी इस जो CIP मॉडल है वो किन किन पर काम करता है, हमारे पास एनकोडिंग हो गया, एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग के अंदर क्या कहेंगे, इनिशियल एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्रिसीविंग एंड लर्निंग इन्फॉर्मेशन। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट टाइम किसी इन्फॉर्मेशन को परसीव करने के तरीके को एनकोडिंग कहते हैं। हम कैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं, इनिशियल एक्सपीरियंसेस ऑफ परसीविंग एंड लर्निंग इन्फॉर्मेशन, कैसे एनकोड कर पा रहा है हमारा ब्रेन है जो किसी भी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर। जैसे हम मान लीजिए वॉक कर रहे हैं किसी भी कैंपस के अंदर, हमारे स्कूल कैंपस में मान लीजिए, और हमारे स्कूल कैंपस के अंदर हम कितनी चीज़ें देखते हैं, टीचर्स यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, पेड़ पौधे हिल डुल रहे होते हैं, ठीक है, जो उनके जैसे बच्चों के खेलने की आवाज़ होती है, म्यूज़िक की क्लास होती है तो म्यूज़िक की आवाज़ होती है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हमें हाय हेलो करके जो ये आसपास है हमारे आसपास से गुजर जाते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, एनकोडिंग का मतलब क्या है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को परसीव करना, वो भी इनिशियली, सबसे मतलब पहली दफ़ा हमें कुछ महसूस होना या कुछ इन्फॉर्मेशंस को गेट करना, ठीक है। तो अभी क्या कहता है, इन सभी चीज़ों में से, इतनी सारे साउंड्स में से, उनमें उन सभी को एनकोड करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है, अभी क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, द फिजिकल एंड द मेंटल एनवायरनमेंट आर मच टू रिच फॉर यू। फिजिकली और मेंटली एनवायरनमेंट जो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें जो एनकोड कर सके सभी चीज़ों को जो हमारे आसपास हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए एनकोडिंग के जो दो प्रिंसिपल है, एक तो सिलेक्टिव हो गया और एक है जो प्रोलिफिक हो गया। अभी सिलेक्टिव कैसे हो गया, एनकोडिंग को सिलेक्टिव प्रिंसिपल पर कैसे काम कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर देखिए आप, वी अटेंडेड टू द सम इवेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड इग्नोर अदर। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम जिस चीज़ पे जैसे फोकस कर रहे हैं, हम मान लीजिए हम है जो, जैसे कि क्रिकेट के मैदान में जब है जो बल्लेबाज है जो गेंद के साथ है जो शॉट लगाता है और बॉल हवा में होती है, तो हम सिर्फ बॉल को देखते हैं, ना कि आसमान में उड़ने वाले पंछी को, या फिर वहाँ पर जो उड़ने वाले धूल के कणों को, या फिर आगे पीछे जो लाइट्स होती हैं हम उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते। हमारा ध्यान सिर्फ है जो बॉल पर होता है। तो वह क्या हो गया, सिलेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ ए बॉल, सिलेक्शन ऑफ बॉल, वो बॉल की जो इन्फॉर्मेशन जो बॉल हवा में उड़ रही होती है हम उसको देखते हैं, दैट इज़ अ सिलेक्टिव। हम है जो सिर्फ है जो अटेंड करते हैं सम इवेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट और इग्नोर कर देते हैं बाकी सभी को, तो इसको एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है, एनकोडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट कौन सा बताया मैंने, प्रोलिफिक। अभी प्रोलिफिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, वी आर ऑलवेज एनकोड द इवेंट्स ऑफ आवर लीव्स अटेंडिंग टू द वर्ल्ड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। नॉर्मली क्या कहते हैं, प्रोलिफिक के अकॉर्डिंग है जो हमारे चारों तरफ है जो इतनी घटनाएं होती है और हम उन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और नॉर्मली हमारे जो दिन है, हमारी दैनिक लाइफ है, वो भरी होती है इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं होती सभी पर ध्यान देने की और हम देते भी नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन देखिए जैसे ही हम कुछ अलग देखते हैं, जैसे कि अभी रोड पर ट्रैफिक चले होते हैं, हम कितनी गाड़ियों के नंबर नोट करते हैं, एक के भी नहीं। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट गाड़ी जा रही है, फरारी जा रही है, BMW जा रही है, तो आप उसका नंबर देखेंगे कि भी कौन से शहर की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। तो दैट इज़ द अटेंशन, उसको पे अटेंशन करना, दैट इज़ द प्रोलिफिक। आप इसको सिलेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर, अब देखिए लेकिन एक और एग्जांपल दिया है उसी के,
कैंपस से जुड़ा हुआ ही मान लीजिए कुछ अलग हो रहा है, बट दिस इज समथिंग सीम्स स्ट्रेंज हैपनिंग सच एज ड्यूरिंग डेली वॉक अक्रॉस द कैंपस वी साइज जिराफ। हम मान लीजिए जिराफ देख लेते हैं हमारे कैंपस के अंदर, तो हम उसको अटेंशन देंगे और कोशिश करेंगे समझने की भी वो वहाँ क्यों है, हम उसको क्यों देख पा रहे हैं, वो क्या कर रहा है यहाँ पर। दैट इज़ द प्रोलिफिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अभी इन्फॉर्मेशन को हमने एनकोड कर लिया, एनकोड करने के बाद उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज के बाद हम उसको है जो स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव करेंगे। अभी स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। अभी स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग मीन मान लीजिए हम जैसे ही कोई बच्चा नया है, जो नया बच्चा है उसको हम बताते हैं कि भी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। अभी उसने फर्स्ट टाइम एनकोड किया है, इस इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम रिसीव किया है, तो वो पता लगेगा उसको कि भी ये 2 का टेबल है और 2 का टेबल है तो ये इसका पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर है, इस प्रकार है जो उसको स्ट्रक्चराइज करना है। इन्फॉर्मेशन उसने और जो रिसीव कर ली है, एनकोड हो गई है, अब वो इसको स्ट्रक्चराइज करेगा, फिर इसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस आर द 2 फैक्टर विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। तो चिल्ड्रन आर टॉट टू रिपीट और रिहर्स information for a long time memory and gradually with development of memory they learn to do so on their own. तो बेसिक टाइप कैटेगराइजेशंस बाय द ग्रुपिंग पीपल थिंग्स स्पेसिफिक इवेंट्स एंड आइडियाज। इट मीन्स जैसे कि हम बता देते हैं कि भी जो मान लीजिए बर्ड्स और एनिमल, कि बर्ड्स है जो फ्लाई करते हैं और एनिमल है जो अर्थ पर लिव करते हैं और निवास करते हैं वहाँ पर। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने बता दी, कैटेगराइजेशन बता दी, तो उसको स्ट्रक्चराइज करना, ऑर्गेनाइज करना कि भी मान लीजिए हम कह देते हैं कि भी एक तो डॉग है और एक स्पैरो है, तो दोनों में से कौन सी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। इन चीज़ों को अलग अलग बताना ही वो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चराइज करना और ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज एंड रिट्रीवल के अंदर क्या बताया है, अभी आफ्टर द प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर ली हमने, एनकोड कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, अब ऑर्गेनाइज कर लिया, तो अब इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, वो स्टोर का रीज़न क्या है, हम क्यों स्टोर करते हैं, ताकि हम जब उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको रिट्रीव कर सके हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड एंड अडल्ट आर एट ए डिफरेंट लेवल। अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी छोटे बच्चे की जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कम होती है, अब धीरे धीरे जो रिहर्सल करते रहते हैं तो उनके जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो दीज कैपेसिटी डेवलप एंड इंक्रीज आवर टाइम विद ग्रोइंग मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे कि बताया है बायर मेंडलर ने और उनके कलीग्स ने बताया है कि भाई कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड की कितनी कैपेसिटी होती है, 3 एक्ट सीक्वेंस। 3 एक्ट सीक्वेंस के अंदर करेगा वो जब बच्चे की एज है 13 मंथ की होती है, 5 एक्ट कर सकता है जब 24 मंथ्स की होती है, और 8 सेपरेट एक्शंस करेगा जब वो 30 मंथ का हो जाएगा। तो CIP मॉडल था, ये है जो CIP मॉडल के अंदर है जो हमने पढ़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू दे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी। थैंक यू।